दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 6th सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर में न्यू सेशन में 2023-24 में एक सब्जेक्ट है ईडीडी सेकंड, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकंड। इस सब्जेक्ट में कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बीटी यूपी बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जिस सब्जेक्ट का एग्जाम आपका बीटी यूपी बोर्ड में 20 जुलाई 2023 को होने वाला है। तो दोस्तों इस सब्जेक्ट का हम काफी बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी कराऊंगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन दोस्तों अगर आप सिर्फ इस एक वीडियो को एकदम अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में बेहतर से बेहतर नंबर को गेन कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहेंगे अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं ईडीडी सेकंड में कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। भू प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, इसे किस तरह से कम किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले लिखना है भू संपर्कन प्रणाली के निम्न तत्व भू प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले होते हैं, जिसमें सबसे पहला है भूमि की स्थिति, दूसरा है भूमि का तापमान, तीसरा है भूमि में नमी की मात्रा, चौथा है भू इलेक्ट्रोड का आकार तथा उनके बीच की दूरी, और पांचवा है भू इलेक्ट्रोड का पदार्थ, और छठवां है भू इलेक्ट्रोड की भूमि में गहराई, और सातवां है भू इलेक्ट्रोड गड्ढे में चारकोल की मात्रा। तो ये सब प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगर आप इतना भी कारक को लिख देते हैं तो काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो है भू संपर्कन के लाभ तथा हानि को बताइए। दोस्तों इसमें आपको लिखना है किसी संस्थान के भू संपर्कन से निम्न लाभ होते हैं, जिसमें पहला है प्रभावित ढंग से भू संपर्कित संस्थान या उपकरणों पर यदि विद्युत क्षरण भी हो जाए तो उसे छूने पर विद्युत का झटका नहीं लगता है, और दूसरा है विद्युत क्षरण की स्थिति में न्यून प्रतिरोध का भू संपर्कन पथ प्राप्त हो जाने से क्षरण विद्युत धारा का मान इतना बढ़ जाता है कि फ्यूज तार गलकर परिपथ को भंग कर देता है। नेक्स्ट तीसरा है उपकरणों व संस्थान की विद्युत धारा वहन करने वाले भू विभव पर बने रहते हैं, और चौथा है उदासीन तार कहीं पीछे से टूट जाए तो भी यह भू विभव पर बने रहते हैं, और पांचवा है विद्युत लाइनों पर उच्च वोल्टता आने पर भू संपर्कन युक्त व्यवस्था द्वारा इसे भूमि से विसर्जित किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको कम से कम 2 हानियां और 2 लाभ के बारे में समझा देंगे तो काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो है विद्युत परिपथ व्यवस्था में उपयोग होने वाले विभिन्न संकेतों को समझाइए। दोस्तों इसमें आपको कह रहा है कि विद्युत परिपथ में जो आपका प्रयोग किया जाता है यंत्र, उसको संकेत कैसे बनता है उसको आपको बनाकर उसका नाम लिखकर समझाना है। तो दोस्तों आप इसमें सबसे पहले देख सकते हैं मैं यहाँ पे एनर्जी मीटर का चित्र बनाया हूँ। आप देख सकते हैं फिगर आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो फिगर आप सही तरीके से बनाइएगा। दूसरा है मुख्य स्विच यानी मेन स्विच MCB, और तीसरा है पंखा रेगुलेटर आपका ऐसे कुछ बनेगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक बेल का संकेत, आप देख सकते हैं ऐसे बनेगा। 5 एम्पीयर सर्किट बिंदु का संकेत आप ऐसे देख सकते हैं कुछ बनेगा। उसके बाद 15 एम्पीयर सर्किट बिंदु का संकेत आपका कुछ ऐसे बनेगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रदीप्ति नालिका का संकेत ऐसे बनेगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जल रोधक बल्ब बिंदु, इसका संकेत आपका कुछ इस तरह से बनेगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और ये है सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इसमें आपका SDB लिखा रहेगा, वो सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा। जिसमें आपका DB लिखा रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रहेगा। ये नाम से ही पता चल रहा है ये कौन सा संकेत है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है SB, ये है स्विच बोर्ड। अगर आपका SB लिखा रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि स्विच बोर्ड का संकेत है। उसके बाद आपका ये संकेत है प्रकाश पंखा परिपथ मुख्य स्विच का यानी MCB का। नेक्स्ट ये संकेत है बल्ब पॉइंट का, और ये संकेत है सीलिंग पंखा का, और ये संकेत है निकास पंखा का। तो आपको ये सारे संकेत के बारे में पता होना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है निम्न को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो आपको सबसे पहले बताना है पुश बटन क्या होता है, पुश बटन के बारे में आपको बताना है। दूसरा बताना है पुश बटन कंट्रोल, तीसरा कंडक्टर्स, चौथा ओवरलोड रिले। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको समझाना है। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं पुश बटन क्या होता है इसके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम पुश बटन हेडिंग डालेंगे। उसके बाद आपको उसमें लिखना है पुश बटन एक ऐसी डिवाइस है जिसमें एक बटन दबाकर बटन उपकरण का कंट्रोल प्रदान किया जाता है। एक पुश बटन के कंट्रोल आमतौर पर डबल ब्रेक टाइप होते हैं। ये कॉन्टेक्टर एक बटन द्वारा ऑपरेट होते हैं। कॉन्टेक्ट के 2 सेट, एक नॉर्मल ओपन नो और दूसरा नॉर्मल क्लोज नो एक पुश बटन में दिया गया है। जब बल्ब पुश बटन दबाया जाता है तो VC कॉन्टेक्टर ओपन हो जाता है। पुश बटन का फिगर देख सकते हैं कुछ इस तरह से पुश बटन का फिगर बनेगा, आप देख सकते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से मैंने बनाने की कोशिश किया हूं, तो आप इसका फिगर जरूर बनाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा हम हेडिंग डालेंगे पुश बटन कंट्रोल स्टेशन। आपको लिखना है पुश बटन कंट्रोल स्टेशनों के चित्रात्मक दृश्य दिया गया है। 2 पुश बटनों में से एक का उपयोग स्टार्ट करने के लिए किया जाता है और दूसरा एक मोटर को रोकने के लिए आमतौर पर किया जाता है। बटन में एक का रंग हरा और दूसरा लाल रंग होता है। पुश बटन का उपयोग डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है, जबकि दूसरा डिवाइस को रोकने के लिए लाल रंग का पुश बटन दबाया जाता
है। नेक्स्ट हमारा तीसरा हेडिंग डालेंगे कॉन्टेक्टर्स। कॉन्टेक्टर्स आपको हेडिंग डालना है, उसके बाद आपको उसमें लिखना है कॉन्टेक्टर्स एक मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस है जिसमें रेस्ट की एक स्थिति होती है। मुख्य कॉन्टेक्टर की स्थिति या तो ओपन या क्लोज्ड होती है, हाथ से ऑपरेट करने के बजाय ओवरलोड की स्थिति में सर्किट को बनाने और तोड़ने में सक्षम होती है। नेक्स्ट चौथा जो हमारा है वो है ओवरलोड रिले। तो आपको ओवरलोड रिले आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है, उसके बाद आपको उसमें लिखना है एक थर्मल ओवरलोड रिले जिसे कंट्रोल सर्किट में ओवरलोड के खिलाफ सुरक्षा उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना है। इस थर्मल ओवरलोड रिले में एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप की जाती है, एक हीटिंग कॉइल स्ट्रिप पर बाउंड होता है जो सर्किट के लाइन करंट को वहन करता है। कॉइल के माध्यम से प्रवाहित होने वाले ओवरलोड के केस में बाई मेटल काफ़ी झुकता है और थर्मल क्लोज्ड को ओपन करता है या नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट को क्लोज कर देता है। तो इतना आप लिख देंगे ओवरलोड रिले में, तो काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। अर्थिंग क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें हेडिंग डालेंगे अर्थिंग। इसके बाद आपको इसमें लिखना है अर्थिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी विद्युत संबंधी प्रणाली को जमीन से एक चालक तार से जोड़ देते हैं, उसे अर्थिंग कहते हैं। जिसके द्वारा यदि किसी सिस्टम में करंट आ जाए तो जमीन में चला जाता है, उसे अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ अर्थिंग। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि अर्थिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अर्थिंग निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है कॉइल अर्थिंग, दूसरा है पाइप अर्थिंग, तीसरा है प्लेट अर्थिंग और चौथा है स्ट्रिप अर्थिंग और पांचवा है रोड अर्थिंग। जिसमें कॉइल अर्थिंग में कॉइल का यूज किया जाता है, पाइप अर्थिंग में पाइप का यूज किया जाता है और प्लेट अर्थिंग में प्लेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इसमें है वो है वायरिंग क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ वायरिंग यानी वायरिंग के प्रकार, तार कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मुख्यतः तार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है क्लीट वायरिंग, दूसरा है वुडन कैसिंग कैपिंग वायरिंग और तीसरा है कंड्यूट वायरिंग। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं क्लीट वायरिंग क्या होता है इसके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्लीट वायरिंग का फिगर बनाना है। फिगर कुछ इस तरह से बनाना है, बिल्कुल ईजी तरीके से फिगर मैंने बनाने की कोशिश किया हूँ, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से फिगर बनाइए। उसके बाद फिगर बनाने के बाद आपको क्लीट वायरिंग हेडिंग डालना है, उसमें आपको लिखना है 20 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर पंच की सहायता से दीवार पर गुल्लियों पर VIR या PVC केबल क्लीट में से ली जाती है। उसके बाद दूसरा है आपका वुडन कैसिंग कैपिंग वायरिंग। इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है इस वायरिंग में VIR या PVC का प्रयोग की जाती है। दीवार पर 60 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर गुल्ली के सहारे वुडन कैसिंग लगाई जाती है, इसे बिछाकर ऊपर से कैप लगा देते हैं। वर्तमान में वुडन कैसिंग कैपिंग की जगह PVC कैसिंग कैपिंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके BT UP बोर्ड एग्जाम के लिए, वो है इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं, आपको इसके बारे में बताना है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल का एक सबसे बड़ा भाग होता है इंसुलेटर, जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इंसुलेटर क्या है। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इंसुलेटर यानी इंसुलेटर के प्रकार, इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इंसुलेटर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आपका पिन टाइप इंसुलेटर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में ये पूछता है, तो आपको पिन टाइप इंसुलेटर को जरूर पढ़ के जाना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके BT UP बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला है पिन टाइप इंसुलेटर, दूसरा है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर जिसे डिस्क टाइप इंसुलेटर भी कहते हैं, और तीसरा है स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, चौथा है सकल टाइप इंसुलेटर और पांचवा है पोस्ट इंसुलेटर और छठवां है स्टे इंसुलेटर। तो आपके ये इतने प्रकार के इंसुलेटर हैं। तो सबसे पहले इसमें आपका पिन टाइप इंसुलेटर है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग पिन टाइप इंसुलेटर को देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पिन टाइप इंसुलेटर का फिगर बनाना है। फिगर आपका कुछ इस तरह से बनेगा, मैंने बिल्कुल इजी तरीके से फिगर बनाने की कोशिश किया हूं। तो दोस्तों फिगर आप अब देख सकते हैं, कुछ इस तरह से इसका फिगर बनेगा पिन टाइप इंसुलेटर का। तो आपको फिगर बनाने के बाद आपको उसमें कुछ भी लिख देंगे तो काफी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पिन टाइप इंसुलेटर में फिगर बनाना है। फिगर कुछ इस तरह से बनाना है। उसके बाद आपको उसमें हेडिंग डालना है पिन टाइप इंसुलेटर। उसके बाद आपको उसमें लिखना है पिन टाइप इंसुलेटर सस्ते व साधारण होते हैं। इन इंसुलेटर को पिन पर चूड़ियों से कस दिया जाता है। इनका उपयोग 33 kV लाइन वोल्टेज तक उपयोग में लाया जाता है। विशेष परिस्थितियों में 66 kV वोल्टेज के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस वोल्टता पर उपयोग करने पर काफी महंगे पड़ते हैं। और पिन इंसुलेटर की निचली सतह को नट बोल्ट की सहायता से अनुप्रस्थ बाहु में कस दिया जाता है। कम से कम 60 सेंटीमीटर से 100 मिलीमीटर पर लगाया जाता है। तो दोस्तों आप इतना कुछ अगर लिख देंगे पिन इंसुलेटर में, इसका फिगर बनाकर ये इतना कुछ अगर समझा देंगे तो आप काफी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो है शक्ति तार स्थापना
के सामान्य नियमों को समझाइए। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हेडिंग डालेंगे शक्ति तार स्थापना के नियम, जिसमें पहला नियम आपको लिखना है शक्ति तार स्थापना में भारी गेज धातु वाहक नली दृढ़ व सुगन्धमय का उपयोग चालकों को ले जाने के लिए किया जाता है। दूसरा नियम हम लिखेंगे प्रत्येक मोटर के लिए अलग अलग परिपथ का उपयोग किया जाता है। तीसरा नियम लिखेंगे स्विच वितरण बोर्ड स्टार्टर धातु आवरण युक्त होने चाहिए। और चौथा सभी स्विच वितरण बोर्ड स्टार्टर आदि को लोहे के बोर्ड पर लगाना चाहिए। पांचवा वाहक नली के अंदर केबल में जोड़ नहीं लगा होना चाहिए। और छठवां मोटर के लिए कम से कम 2 भूमि संपर्कन का प्रयोग करना चाहिए। और सातवां मोटर स्विच व स्टार्टर मोटर के पास ही लगा होना चाहिए। और आठवां नियम जिसमें होगा आपका शक्ति तार स्थापना में कम से कम 2.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम चालक या 1.93 mm स्क्वायर कॉपर चालक का प्रयोग करना चाहिए। नौवां मोटर को निर्मित नींव पर स्थापित करना चाहिए। और 10वां है आपका मुख्य स्विच बोर्ड वितरण बोर्ड आदि स्टैंड पर लगा होना चाहिए। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा है वो है सब स्टेशन लाइन का चित्र बनाइए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 11 kV का सब स्टेशन का चित्र बनाया हूँ। आप देख सकते हैं मैंने 11 kV का चित्र बिल्कुल इजी तरीके से बनाने की कोशिश किया हूँ। आप देख सकते हैं, तो आप भी इसी तरीके से 11 kV का चित्र बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है केबल क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों केबल के अंदर क्रोड के रूप में एल्युमिनियम या कॉपर चालक का उपयोग किया जाता है। क्रोड ठोस या लड़ीदार होते हैं जिनके ऊपर विद्युत रोधन किया जाता है। प्रत्येक क्रोड का विद्युत रोधन कर वृत्ताकार संयुक्त परिच्छेद किया जाता है। खाली जगह को जूट काटन आदि पूरक पदार्थ से भर दिया जाता है। तत्पश्चात संसेचित कागज से लपेट देते हैं जिसे पट्टन या बेल्टिंग कहते हैं। तो केबल के बारे में आप इतना लिख देंगे तो काफी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। सहायक कॉन्टैक्ट इंटरलॉकिंग से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सहायक कॉन्टैक्ट इंटरलॉकिंग का फिगर बनाना है। फिगर आपका कुछ इस तरह से बनेगा। मैंने बिल्कुल ईजी तरीके से फिगर बनाने की कोशिश की हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको उसमें लिखना है इस विधि में रिवर्स कॉन्टैक्टर के कॉइल के साथ सीरीज में फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के सामान्य रूप से बंद सहायक कॉन्टैक्टर प्रदान करके इंटरलॉकिंग किया जाता है। और इसके विपरीत जब फॉरवर्ड पुश बटन दबाया जाता है तो कॉन्टैक्टर कॉइल ए एनर्जाइज हो जाता है और फॉरवर्ड ऑपरेशन के लिए मोहर को 3 फेज सप्लाई प्रदान करता है। एफ पुश बटन पर दबाव हटाया जाता है जो कॉन्टैक्टर D1 पर होल्ड के कारण कॉन्टैक्टर एनर्जाइज रहता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब ए अपने NC कॉन्टैक्टर को सक्रिय करता है तो कॉन्टैक्टर कॉइल बी के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ हो। तो इस प्रकार जब मोटर आगे की दिशा में घूम रहा हो तो यह संभव नहीं होगा। तो आपको इतना कुछ लिख देना है सहायक कॉन्टैक्ट इंटरलॉकिंग में। आपको ये फिगर बनाकर इसमें आपको इतना कुछ समझा देंगे तो आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा सर्विस मेंस से आप क्या समझते हैं। एक सिरोपरि सर्विस मेंस की स्थापना में पालन की जाने वाली सावधानियों का वर्णन कीजिए तथा इसका स्वच्छ चित्र भी बनाइए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सर्विस मेंस का फिगर बनाना है। फिगर मैंने बिल्कुल ईजी तरीके से बनाने की कोशिश किया हूँ, आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इसका फिगर बनाइए। उसके बाद आपको इसमें हेडिंग डालना है सर्विस मेंस। उसके बाद आपको उसमें लिखना है वह चालक जिसकी सहायता से विद्युत शक्ति को वितरक से उपभोक्ता के मीटर बोर्ड तक पहुंचाया जाता है सर्विस मेंस कहलाता है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अपेक्षाकृत कम होता है। इसका अविकल्पन उपभोक्ता के विद्युत भार के आधार पर किया जाता है। एक सिरोपरि सर्विस मेंस की स्थापना में पालन की जाने वाली सावधानियां निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है आपका विद्युत आपूर्ति तथा नियंत्रण केबलों को बिछाना। दूसरा है विद्युत उपकरणों को संस्थापन के लिए तैयार करना। तीसरा है गीले भागों को सुखाना। और चौथा है मोटर मशीन तथा स्टार्टर एवं संबंधित उपकरणों का परीक्षण करना। पांचवा है प्रारंभिक अथवा शून्य भार चालक की जाँच करना। छठवां है सुरक्षा रिले को समन्वित करना। और सातवां है चालक का परीक्षण करना। आठवां है मीटर बोर्ड का परीक्षण करना। नौवां है वितरक लाइन का सुचारू रूप से संचालन करना। तो इतने सारी आपकी ये सावधानियां हैं। सावधानियां में अगर आप 4-5 लिख देंगे तो भी आप काफी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है प्रकाश वितरण की विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो दोस्तों प्रकाश के वितरण में प्रायः निम्नलिखित कृत्रिम विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला है अवशोषण विधि, दूसरा है अपवर्तन विधि, तीसरा है परावर्तन विधि और है विसरण विधि। तो आपकी ये 4 विधि है, इसमें आपके अलग अलग तरीके से समझाया जाता है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा है वो है पोल माउंटेन सब स्टेशन क्या है, चित्र सहित समझाइए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पोल माउंटेन सब स्टेशन का फिगर बनाना है। फिगर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके BT UP बोर्ड एग्जाम के लिए। फिगर आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी। तो दोस्तों फिगर आपको सबसे पहले बनाना है पोल माउंटेन सब स्टेशन का। मैंने यहाँ पे फिगर देखिए इस तरह से बनाया हूँ, बिल्कुल ईजी तरीके से मैंने पोल माउंटेन सब स्टेशन का फिगर बनाने की कोशिश किया हूँ। आप इस तरह से पोल माउंटेन सब स्टेशन का फिगर बनाइए। फिगर बनाने के बाद आपको उसमें हेडिंग डालना है पोल माउंटेन सब स्टेशन। उसके बाद आपको उसमें लिखना है पोल माउंटेन सब स्टेशन एक ऐसा सब स्टेशन होता है जो H टाइप के आकार
आकार के 2 लोहे के खंभों पर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर रखा जाता है जिसमें कई सारी इलेक्ट्रिक की डिवाइसें लगी होती हैं। उसे ही हम लोग पोल माउंटेन सब स्टेशन कहते हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि पोल माउंटेन सब स्टेशन को कई नामों से जाना जाता है। दोस्तों पोल माउंटेन सब स्टेशन को डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। पोल माउंटेन सब स्टेशन को पोल माउंटेन डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन भी कहते हैं और पोल माउंटेन सब स्टेशन को 11/0.433 केबी सब स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है और पोल माउंटेन सब स्टेशन को 11 kV/433 वोल्ट सब स्टेशन डीपी स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अगर आपका इस नाम से अगर पूछ देगा तो आपको घबराना नहीं है, आपको पोल माउंटेन सब स्टेशन का फिगर बना के समझाना है। आपको वही चीज़ दूसरे नाम से भी पूछ सकता है, तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप इतना फिगर बना के और इतना ही सिर्फ लिख देंगे, दोस्तों वैसे तो लिखने के लिए इसमें पोल माउंटेन सब स्टेशन में आपको बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप इतना ही सिर्फ फिगर बनाकर इतना ही सिर्फ अगर लिख देते हैं तो काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एक इंडक्शन मोटर का रिमोट ऑपरेशन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक इंडक्शन मोटर का रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन का फिगर बनाना है। फिगर मैंने बिल्कुल इजी तरीके से बनाने की कोशिश किया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिमोट कंट्रोल का फिगर ऐसे बनेगा। बिल्कुल इजी तरीके से फिगर बनाइए। फिगर बनाने के बाद आपको उसमें हेडिंग डालना है एक इंडक्शन मोटर का रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन। उसके बाद आपको उसमें लिखना है यह अक्सर ऑपरेट करने के लिए आवश्यक हो सकता है, जैसे कि एक से अधिक स्थिति से 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए। उदाहरण के लिए उस स्थान के पास की स्थिति जहां मोटर स्थापित है, जैसे कि दुकान से, और साथ ही एक दूरस्थ जैसे कि कंट्रोल रूम से। पावर और कंट्रोल सर्किट दोनों के लिए फुल वायरिंग डायग्राम दिखाया गया है। कंट्रोल सर्किट के लिए सिस्टमैटिक डायग्राम दिखाया गया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि मोटर की 2 पुश बटन 1 या 1/2 में से किसी एक को दबाकर स्टार्ट किया जा सकता है। बटन O1 व O2 को किसी भी समय मोटर से स्विच करने के लिए दबाया जा सकता है। तो दोस्तों इतना आप अगर फिगर बनाकर इतना कुछ अगर आप लिख देते हैं, समझा देते हैं, तो काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को एकदम अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप बहुत ही बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में ईडीडी ई सेकंड सब्जेक्ट में। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।